नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो तिल की खेती होती है उसकी विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। तो आज हम तिल के बारे में विस्तृत रूप से बोवनी से लेकर खेत तैयार करने से लेकर अंतिम कटाई तक का जो समय होता है उसकी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से देंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक खेती से संबंधित हमारी जो जानकारी पहुंचाते हैं वो समय पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें खेत की अच्छे से 2 बार जुताई करनी है जिससे कि ज़मीन पूरी भुरभुरी हो जाए दोस्तों। उसके बाद हमें रोटावेटर या किसी भी यंत्र की सहायता से इसको समतल करना है जिससे कि तिल का बीज हमें इसमें बो सके दोस्तों। तो खेत तैयार कर लेने के बाद में दोस्तों हमें इसमें क्यारियाँ बनानी है जो कि हमारे ट्रैक्टर द्वारा पाटिया यंत्र के द्वारा हम क्यारियाँ इसकी बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें तिल की जो भी वैरायटी अपने क्षेत्र में प्रचलित हो वो वैरायटी हमें लेनी है और उसकी हमें मात्रा निर्धारित करनी है। उसकी हमें 1 बीघे के अगर हिसाब से बात करें तो हमें 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से उसमें बोवनी करनी है दोस्तों। बोवनी की 2 विधि होती है, या तो हम सीडिल के द्वारा इसकी जो लाइन से लाइन की जो होती है बोवनी वो कर सकते हैं, या छिड़काव विधि से भी हम इसकी बोवनी कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लाइन से लाइन से यदि सीडिल के द्वारा हम बोवनी कर रहे हैं तो लाइन जो कतार से कतार की दूरी होती है उसकी दूरी हम 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं जिससे कि उसमें निंदाई खुदाई में हमें सहायता मिलेगी। जब हम खरपतवार निकालेंगे तो हमें उसमें मदद मिलेगी और डोडिया भी काफ़ी अच्छी बड़ी बनेगी। और यदि हम छिड़काव विधि से यदि हम बोवनी कर रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं, उसमें हम 1.5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज ले सकते हैं। और तिल काफ़ी छोटा बीज होता है इसका, इसलिए हमें ज़्यादा गहराई में इसकी बुआई नहीं करनी है, खाली 1 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई करनी है जिससे कि इसका अंकुरण अच्छा होगा और हमारी जो फसल होगी वो अच्छी उसका अंकुरण होगा दोस्तों। और इसका उपचार जरूर करना है हमें, क्योंकि फंगस जनित रोग और जो भी कीट नियंत्रण के लिए जो रोग लगते हैं वो लास्ट तक इसमें कम लगेंगे जब हम उपचारित इसको कर लेंगे। तो हम प्रति किलो 2 ग्राम थायरम या मैनकोजेब और कार्बनडाजिम का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका, या फिर कैप्टान के नाम से जो फंगीसाइड आता है उसका भी हम उपचारित इसमें कर सकते हैं। तो वो हमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से लेकर उपचारित जरूर करना है दोस्तों। तिल में यदि खाद प्रबंधन की हम बात करें तो इसमें हम बीघे के हिसाब से यदि बात करें तो इसमें हमें फास्फोरस, पोटास और जो सल्फर आता है वो और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो हम उनकी मात्रा की यदि बात करें तो हम डीएपी जो कि फास्फोरस होता है उसमें उसकी हम बात करें तो 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें बोवनी के समय ही डालना है। और जो पोटास की मात्रा होती है 20 किलो लेनी है, वो भी हम बोवनी के समय ही डाल सकते हैं दोस्तों सूखे में। और जो सल्फर होता है वो भी 15 kg हम सूखे के समय जो बोवनी के समय सूखा होता है उसमें ही डाल सकते हैं। और जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा 20 किलो लेना है उसमें से 10 किलो हम बोवनी के समय ही डाल सकते हैं। और जो आधी मात्रा होती है 10 किलो बचती है वो नाइट्रोजन की मात्रा हम जब निंदाई करेंगे, फर्स्ट निंदाई जो 1 महीने के लगभग होती है फसल, तब हम उसमें दे सकते हैं जिससे कि हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और वो हरी भरी चलेगी दोस्तों। तो ये बात हो गई खाद प्रबंधन की। उसके बाद यदि हम सिंचाई की बात करें तो हम यदि पलेवा कर इसकी बोवनी कर रहे हैं दोस्तों, तो हम जब पलेवा कर इसकी बोवनी कर देते हैं या छिड़क देते हैं इसको, तो इसको उगने के बाद 10 दिन के बाद हमें पहली सिंचाई करनी है दोस्तों। और यदि हम सूखे में इसकी बोवनी कर रहे हैं तो हमें जब हम उग जाता है उसके 6ठे दिन हमें इसकी जो गारवन होती है वो देनी है जिससे कि हमारा पौधा को तनाव नहीं होगा और वो अच्छे से ज़मीन के बाहर से निकल जाएगा दोस्तों। तो 6 दिन में हमें पहली सिंचाई करनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें प्रत्येक 10 दिन में इसकी सिंचाई करते रहना है, 10 से 12 दिन में सिंचाई करते रहना है जिससे कि इसमें बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा और ये पौधा तनाव में नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई सिंचाई की बात। उसके बाद यदि हम इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो सबसे इसमें अच्छी विधि तो हम जो मजदूरों के द्वारा निंदाई खुदाई कराते हैं वही होती हैं। पर यदि किसी किसान भाई के इधर खरपतवार ज़्यादा है तो बोवनी के जो हम बोवनी करके पानी दे देते हैं उसके 2 दिन के अंदर अंदर यदि हम पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर देते हैं हाथों हाथ तो उसमें खरपतवार नियंत्रण हो जाता है दोस्तों।
पर दोस्तों सर्वप्रथम हम निंदाई गुड़ाई की ही व्यवस्था करें तो अच्छा है, उससे उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि दोस्तों हम बात करें किसी भी फसल में तो कीट नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि तिल की फसल में भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। तो यदि हम कीट नियंत्रण की इसमें बात करें तो हमें समय समय पर इसमें कीट नियंत्रण भी करना पड़ता है, जिससे कि हमारी फसल हरी भरी चलती हैं और तनाव रहित चलती हैं, जिसमें कि फूल भी अच्छे आते हैं और डोड़ियाँ भी अच्छी बनती हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों जो स्प्रे करेंगे दवाइयों का, उसमें हम मोनोक्रोटोफास ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है तिल की खेती पर, फसल पर, और अच्छा लंबा नियंत्रण रखती है दोस्तों। उसके बाद एक जो डोड़ियाँ बनते समय यदि हम इसमें कीट नियंत्रण की बात करें तो जो सुंडियाँ होती है वो यदि डोड़ियों के अंदर घुस चुकी है दोस्तों, तो उसमें हम जो इमामेक्टिन बेंजोइट 5% होती है उसका स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों शाम के समय, जिससे कि हमें इसमें अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा और सुंडियों जो डोड़ियों के अंदर घुस गई है वो भी मर जाएगी दोस्तों। तो ये ऐसे हमें कीट नियंत्रण भी करना पड़ता है इसका समय समय पर, जिससे कि हमारी फसल में फूल और फल अच्छे आते हैं दोस्तों। और स्प्रे में एक विशेष ध्यान रखें, आप जब स्प्रे कर रहे हो तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए दोस्तों। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि आप स्प्रे शाम के समय 6 बजे या 5 बजे के बाद ही करें दोस्तों। जिससे क्या होगा कि इसमें परागकण की प्रक्रिया करने के लिए जो आपके इधर मधुमक्खियाँ या जो भी परागकण करने वाले जो भी जीव होते हैं वो यदि आपके खेत में आते हैं तो वो उनको नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये दिन में पूरे दिन भर परागकण की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं। तो आपको दिन में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, जिससे कि उनको नुकसान हो जाएगा और आपके खेत से दूरी बना लेंगे, जिससे कि आपके खेत में परागकण की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी सुस्त हो जाएगी और आपकी फूल से फल बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो आप इसमें विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि आप स्प्रे शाम के समय करें, तब उसमें परागकण की प्रक्रिया करने वाले जो भी जीव होते हैं वो कम आते हैं उस समय आपको ये करना है दोस्तों। तो ये बात हो गई दोस्तों इसकी जो नियंत्रण कीट नियंत्रण की। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, हमारे जो खेतों में हम करते हैं वो प्रैक्टिकल जानकारी है दोस्तों। काफ़ी चैनलों पर रटी रटाई जानकारी दी जाती है जो कि किसान भाइयों को समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हमने साधारण सिंपल भाषा में दोस्तों आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपका जो भी कमेंट हो, आपका सुझाव हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें तो दोस्तों 1 महीने की जब फसल हो जाती है तब हमें निंदाई ज़रूर करानी है, इसमें खरपतवार हमको ज़रूर निकलवाना है, जो कि तिल की फसल में काफ़ी सहायक होता है दोस्तों। खरपतवार निकलवा कर हमें खेत से बाहर कर देना है, जिससे कि कीट कम लगेगा फसल में। और अब आगे यदि हम बात करें तो इसकी समय समय पर सिंचाई करते रहना है और निंदाई के समय जो नाइट्रोजन की मात्रा बची है वो हमें दे देनी है दोस्तों। और लगातार अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना है दोस्तों, और कीट नियंत्रण के लिए दवाई का स्प्रे भी हमें लगातार करते रहना है। और दोस्तों जब ये डोड़ियाँ बनने लग जाती हैं, फूल से जब डोड़ियाँ बनने की प्रक्रिया हो रही होती है, तब हमें इसमें एक अच्छा सा फंगीसाइड लेके भी स्प्रे करना है, जिससे कि इसमें फंगस की बीमारी जो आती है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी डोड़ियाँ जो नीचे गिरने की समस्या आती है वो भी इसमें नहीं आएगी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसकी हार्वेस्टिंग की अगर जानकारी की बात करें दोस्तों, तो जब पूरी फसल हमारी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं, डोड़ियाँ अच्छी कड़क हो जाती हैं और उनमें दाना पूरा भर जाता है और हमारी फसल पूरी पीलास की चादर पूरा ओढ़ लेता है, उस समय हमें इसकी कटाई करवा कर पल्ली पर एक जगह पुली बांधकर व्यवस्थित खड़े रूप से रख देना है दोस्तों, और उसको सूखने देना है। और फिर 10 से 12 दिन में जब वो सूख जाएगी तब हमें पल्ली पर उसको उल्टा करके डंडे की सहायता से नीचे तल गिरा लेना है और उन पुलियों को वापस से खड़ा रख देना है। जब जिसमें कि कोई कोई डोरी अगर रह जाती है कच्ची, तो वो फिर से हमें उसको ये प्रक्रिया दोहरा कर उसमें से तिल निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें तिल को अच्छे से छन्नी से छान कर उसमें से पत्तियाँ वत्तियाँ जो बारीक होती है, कचरा होता है, वो निकाल कर उसकी अच्छे से बोरियों में जो प्लास्टिक के बैग आते हैं उसमें पैकिंग करके हमें रख देना है दोस्तों। और जब भी उचित भाव मिले मंडियों में ले जाकर हम उसको बेच सकते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों। ये जानकारी आप गर्मी जो ग्रीष्मकालीन ऋतु में हम तिल की खेती करते हैं उसमें भी अपना सकते हो, और जून में जो बारिश में तिल की खेती करते हैं उसमें भी आप यही जानकारी अपना कर इसका लाभ ले सकते हो दोस्तों। यदि आप बारिश में जो खरीफ की फसल होती है उसमें यदि तिल की खेती करना चाहते हो तो 15 जून के आसपास आप इसकी बुआई कर सकते हो, जिससे कि आपका फसल को अच्छा उत्पादन मिलेगा दोस्तों। और यदि हम गर्मी में ग्रीष्मकालीन तिल की जो खेती करते हैं उसकी बात करें तो आप फरवरी
माह में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हो, जिससे कि आपकी फसल जो पानी गिरने से बिगड़ती है उसमें भी नहीं बिगड़ेगी और आपकी फसल अच्छा उत्पादन देगी दोस्तों, और अच्छी क्वालिटी आपकी आएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा तिल की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और इसके बारे में यदि और भी कुछ आपके सुझाव हो तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।